सो हे एवरीवन, मेरा नाम है दीपक चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलन मेजर टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट के बारे में। तो आज था एलन मेजर टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट और मैंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो मैं इस टेस्ट का फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इस रिव्यू में हम ये जानेंगे कि इस लेवल पेपर का लेवल क्या है, क्या इस लेवल का पेपर जो है एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता है कि एग्जाम में क्या ही आएगा। तो उसके बाद से इसमें डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या चीज़ इग्नोर करनी चाहिए थी या फिर क्या चीज़ मैंने इग्नोर किया, क्या चीज़ मैंने पिछले टेस्ट टेस्ट देने के बाद इस टेस्ट में क्या चीज़ मैंने इम्प्रूव किया। और अगर आप दे रहे हैं तो आपको भी कुछ परेशानियां हो रही होंगी, जैसे कि पेपर एलन मेजर टेस्ट सीरीज के बारे में सब जानते हैं कि थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, लेकिन जब से 2025 हुआ, नीट हुआ है, तब से अब कोई नहीं कह सकता कि टेस्ट का लेवल ऊपर रहता है, क्योंकि 25 का पेपर देखने के बाद मेजर टेस्ट सीरीज का भी पेपर थोड़ा सा डाउन ही लगता है। खैर, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के एकदम एक 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 क्वेश्चन जो डिस्कशन करने लायक है। इसके साथ ही मुझे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, तो आज इस वीडियो में हम वो भी अच्छे तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री भी इस बार थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का आया था। और फिजिक्स तो था ही, क्योंकि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहे थे लेकिन लेंदी क्वेश्चन थे और पकाऊ भी क्वेश्चन थे क्योंकि अगर लगाएंगे तो कई क्वेश्चन छूट जाएगा और नहीं लगाए तो नंबर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, और क्वेश्चन भी, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था तो क्वेश्चन अच्छे थे, इजी भी क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर जो है लेंदी बनाया जा रहा है टेस्ट सीरीज के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू। इसके साथ अगर आप भी दे रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने इस टेस्ट में अपने 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब पिछले टेस्ट से 9 क्वेश्चन ज़्यादा सही किए हैं और एक ऐसी टेक्निक लगाकर जो आपके साथ शेयर करेंगे। और आप भी जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे मेरे 36 नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो चलिए बिना देरी किए हम पेपर का डिस्कशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी शुरू किया था, तो मैं पहले बायोलॉजी से ही डिस्कस करना चाहूँगा। तो बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो पेपर के जो क्वेश्चंस के तरीके हैं वो थोड़ा ट्रिकी अपनाए जा रहे हैं। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ट्रिकी हो रहा है, लेंदी हो रहा है। ऐसा बायोलॉजी में मेजर टेस्ट सीरीज में हो रहा है। और मुझे दो तीन क्वेश्चन थोड़े से डाउट वाले हैं जो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो 111, तो इसमें दे रखा है कि हाउ मेनी सेलुलर लेयर आर प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ आवर लंग्स। तो मैंने 3 टिक किया है और आंसर की में इसका आंसर 2 दे रखा है, जो कि पहले ऑप्शन में है, और मैंने दूसरा ऑप्शन टिक किया है और इसमें दूसरे ऑप्शन में 3 है, जो कि मेरा सही होना चाहिए। लेकिन आंसर की जो एलियन का होता है, उन्होंने जो प्रोवाइड किया है उसमें दे रखा है कि दो ही डिफ्यूजन लेयर होता है, और मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया है एनसीईआरटी में, इसमें 3 डिफ्यूजन लेयर होता है। तो ये 111 वाला जो क्वेश्चन है वो वाला गलत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है ये क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो और कौन सा, और बात यह है कि मेरे कुछ क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए हैं, जैसे कि थोड़े से, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे कि मेरे साथ एक हमेशा कंफ्यूजन रहती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो मैंने इस बार भी ये ब्लंडर कर रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार गलत कर चुका हूँ। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे ना ही गलत हो, क्योंकि इतनी बार गलत हो चुका है। तो मैं इस पर अब ध्यान देने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और इसके साथ ही साथ
एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा था, जो मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने पाया था कि एक और क्वेश्चन कौन सा था, मैं दिखाता हूँ आपको। 171 में आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीआरएनए डजंट एग्जिस्ट। तो आप देखेंगे कि AUU, उसका उसका भी मतलब UAA, इसका कोई टीआरएनए नहीं होता, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। जितने भी स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे कि UAA, UGA, UGA और UAG, तो इन तीनों ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो इनका कोई टीआरएनए नहीं होता है। और मैंने इसमें मार रखा है, जो जो मैंने ऑप्शन टिक किया है, वो दूसरा मैंने ऑप्शन टिक किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो चौथा दे रखा है, जो कि गलत है। तो ये एक और क्वेश्चन जो है उसमें गलत दे रखा है। और एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और गलत है, और वो कौन सा गलत है, प्रोकैरियोट्स वाला कौन सा है। और ये एक क्वेश्चन है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स होते हैं, जो उनसे वो उनके में सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, उनसे जो प्रोजनी बनती है और वो होमोजाइगस होती है, तभी सिकल सेल एनीमिया होता है। ये एक कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं और वहाँ पे वो एक म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से हो जाता है, और एक जेनेटिकल होता है। तो दो दो तरीके होते हैं। और इसमें एसेसन में दे रखा है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स अपीयर्स अफेक्टेड अंडर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जबकि ये जेनेटिकल होता है। और आरबीसी अंडर पॉलीमराइजेशन इट्स सेफ अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग चेंजिंग। तो ये दोनों अलग अलग केस होते हैं, दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि ये जो होमोजाइगस HBS होता है, ये पेरेंट्स से आते हैं, जो कि जेनेटिकल हुआ। और ये आरबीसी में जो पॉलीमराइजेशन हो जाता है म्यूटेशन के कारण, वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण ऊंचे स्थानों पे हो जाता है। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 162। अगर आपको कुछ पता है तो आपको बताइएगा, क्योंकि मैं अभी तक तो मैं इस पे कंफ्यूज हूँ कि ये दोनों मतलब सही तो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग ही कंडीशन होते हैं। और सेकेंड में और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, कौन सा था, हाँ 176 जो क्वेश्चन है 176 जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखा जाए तो दिया है कि ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिकल लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक फॉर देयर एनर्जी डिमांड। तो ये तो मतलब सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हर एक ट्रॉपिकल लेवल अपने लोअर ट्रॉपिकल लेवल पे डिपेंड करता है। और दूसरा भी दे रखा है कि द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल इन डेट्राइटस फूड चेन इज restricted as the transfer of energy flow 10% ला। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कि एक क्वेश्चन पूछ रखा है एनसीईआरटी में, और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने नेट से निकाला, गूगल से निकाला, चैट जीपीटी से भी निकाल लिया। तो उसका भी उसमें भी बता रहा है कि डेट्राइटस फूड चेन में भी 10% लॉ फॉलो होता है, लेकिन इन्होंने दे रखा है कि 10% लॉ फॉलो नहीं होता है। और एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है कि 10% लॉ फॉलो नहीं होता है, सिर्फ वो एक क्वेश्चन मार्क बना के दे रखा है, और उसको मतलब बोल रखा है कि आप टीचर से डिस्कशन करिए। तो मैंने गूगल कर लिया और चैट जीपीटी से भी पूछ लिया, मतलब ऑनलाइन मैंने वेरीफाई कर लिया कि 10% लॉ फॉलो होता है। तो ये 176 क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा परेशानी में है। आप देख सकते हैं मैंने इस पे गोला कर रखा है। और इसके साथ अगर ये तो था बायोलॉजी का सेक्शन। तो मुझे तो
बायोलॉजी का सेक्शन इजी नहीं लगा था, क्योंकि मॉडरेट लेवल का है। पेपर का जो बायोलॉजी का जो पेपर था वो लेंदी था, लेंदी के साथ साथ इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा डाल रखे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन डाल दिए या फिर ऐसे क्वेश्चन डाल दिए, ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, न्यूली फ्रेम ऐसे कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो कि थोड़ा मज़ा भी आ रहा है लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मुझे मॉडरेट लगी थी, क्योंकि मैं अगर अपने ऑर्गेनिक की बात करूं तो 15 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, और मुझे मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगे थे, मेरे 15 के 15 सारे क्वेश्चन हो गए थे। और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। जैसे कि अगर 66 क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था, और 46 क्वेश्चन, और 47 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक अच्छे लेवल का सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। इसको करने में मुझे 3 मिनट लगे थे भाई, और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे पसीना पसीना हो गया था ये क्वेश्चन करते हुए, लेकिन फाइनली आंसर आ गया था। और मैंने 46 क्वेश्चन एक बार ट्राई किया था और मैंने उसको छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ गोला कर रखा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था एक बार ट्राई करके। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन था, ऐसा मैंने क्वेश्चन लगाया नहीं था मैं सच बताऊँ तो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया था, और इसमें भी मेरा टाइम अच्छा खासा कंज्यूम हो गया था, 2-2.5 मिनट के आसपास। और फाइनली ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो ही गया था। और इसके अलावा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अब थोड़े इजी भी क्वेश्चन थे। और देखा जाए तो जो पैटर्न था पेपर में केमिस्ट्री का, एक की जगह फिजिक्स का फिजिकल केमिस्ट्री का दे दिया एक साइड, फिर इनऑर्गेनिक का दे दिया, फिर लास्ट में ऑर्गेनिक का दे दिया था। एक पैटर्न था वो पेपर में, आज के पेपर का ये पैटर्न रहा था। और अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक में चूँकि सब कुछ याद करना होता है, तो पेपर का जो इनऑर्गेनिक का लेवल था मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पिक किए गए थे। और अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, अकेले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन था, और सॉल्ट एनालिसिस से भी 2 क्वेश्चन था, जो कि एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ रहा है हम लोग के पेपर में। और 2025 में भी 2 क्वेश्चन आए थे सॉल्ट एनालिसिस से। तो मेरे हिसाब से सॉल्ट एनालिसिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और मैं सॉल्ट एनालिसिस, और मैं यही बताने वाला हूँ लास्ट की वीडियो में कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस साल हाई वेटेज रखने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का अपना अलग ओपिनियन होता है। और मुझे केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट लगा था। 3-4 क्वेश्चन मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़ा सा मतलब हिला दिए थे, तो अच्छा लगा था, वो इसे पेपर देने में मज़ा आया था। और ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो भाई, ऑर्गेनिक की जो अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ऑर्गेनिक में। तो मुझे ऑर्गेनिक आ रहा था, और मुझे मेरा वाला ये जो 78 वाला क्वेश्चन है, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि इसमें पहला क्यों नहीं होगा, दूसरा क्यों होगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। सी तो पहले होगा फिर ए होगा, लेकिन अगर बी और डी में देखा जाए तो मुझे बी लग रहा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, डी में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर आंसर होगा इसका, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन होगा तो कमेंट करिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है अगर आपने दिया होगा तो। और इसके अलावा कुछ था नहीं, मतलब इजी क्वेश्चन थे। SN1 रिएक्शन भी पूछ रखा था इसमें, और HD की स्ट्रेंथ पूछ रखा था। और बायोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया था कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था वो वाला, वही वाला सबसे इजी क्वेश्चन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री मुझे इजी लगी थी। और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा दम था, और मुझे इजी से मॉडरेट की तरफ लगा था केमिस्ट्री का पेपर। और इस तरह था केमिस्ट्री का पेपर। और फाइनली हम आ जाते हैं फिजिक्स पे, जो मैंने सबसे लास्ट में किया था। और फिजिक्स को देखा जाए तो फिजिक्स आप देख सकते हैं मेरे मतलब कॉन्स्टेंटली बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं। तो मुझे फिजिक्स में थोड़ा सा मैकेनिक्स में रिवीजन नहीं कर पाया था, तो मुझे मैकेनिक्स के क्वेश्चन थोड़े से परेशान किए थे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो था लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, ऐसे आंसर नहीं आने वाले। फिजिक्स का क्वेश्चन जो था भाई, मतलब क्वेश्चन लगाने वाले थे,
लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए ना। आप जूलॉजी किए, केमिस्ट्री किए, अब बचे 40 मिनट, कितना करेंगे? मतलब फिजिक्स आप इतना कितना, मतलब मैं तो, मेरे तो पास 40 मिनट ही बचे थे और मुझे फिजिक्स करके उसको गोला भी करना था। तो मुझको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था फिजिक्स में। फिर भी मैं देखूँ तो फिजिक्स में मैंने 36 क्वेश्चन कर रखे हैं और मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। और मैंने फिजिक्स थोड़ा, मैं मुझको पता चल गया था कि फिजिक्स मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं क्वेश्चन पिक कर करके क्वेश्चन किया हूँ। और आप देखेंगे इस बार प्रैक्टिकल फिजिक्स में, प्रैक्टिकल फिजिक्स से जैसे कि स्क्रू गेज से क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, एकदम हिला के रख देगा। चलो ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास से भी एक क्वेश्चन आया था और सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन अच्छा था। और यहाँ देखा जाए तो ट्वेल्थ का जो पार्ट था उससे जो क्वेश्चन आ रखे थे थोड़े इजी, मतलब मॉडरेट टाइप के थे। इजी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इजी तो था ही नहीं, इजी तो फिजिक्स का पेपर था ही नहीं, मॉडरेट था, पूरा पेपर ही मॉडरेट था। मुझे एक दो क्वेश्चन टफ लगे थे, बाकी पूरा पेपर ही मुझे मॉडरेट लगा है। फिजिक्स में, फिजिक्स का मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ तो मॉडरेट लगा है। और एक दो क्वेश्चन मतलब किसी किसी को टफ लग सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये 27 नंबर क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो गया है। लेकिन भाई ये जो वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव ऑप्टिक्स, उसके क्वेश्चन मेरे पिछले टेस्ट में भी गलत हुए थे, इस टेस्ट में भी गलत हुआ है। तो मैं वेव ऑप्टिक्स अगली बार से रिवीजन अच्छे से करके जाने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर सही हैं, क्योंकि मैंने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो और एक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा 32 क्वेश्चन जो है, मैंने वो सोच रखा था कि रोड के अंदर से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है, तो एक ग्राफ ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है, जो बायो सेवर्ट के रूल से लगाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मैं वीडियो पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, परीक्षा में आ सकता है, और मैं तो ऐसा तैयार करके जाऊंगा। और इसके अलावा मुझे ये 36 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरा गलत हुआ है, वो जल्दी जल्दी में गलत हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन मैं जानता भी नहीं था, मैं पढ़ा भी नहीं था, वो गलत हो गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेपर में क्वेश्चन थोड़े से इजी आ रखे थे। लेकिन अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ऑप्टिक्स के जो रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से परेशान करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे रिफ्रैक्शन से दो क्वेश्चन आए थे। नहीं, एक तो प्रिज्म से क्वेश्चन आया था और एक रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था। तो जो प्रिज्म में जो क्वेश्चन था वो मेरा ब्लंडर कर दिया मैंने, और एक रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था वो गलत हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा 11th के अच्छा जा रहा है। और 12th के पोर्शन में मुझे मेरा पर्सनली जो है मॉडर्न फिजिक्स रिवीजन करने को है। और एक क्वेश्चन भाई, बवाल क्वेश्चन, मैं तो भाई इसको चैलेंज करूंगा, देखते हैं क्या होता है। मैं इसको चैलेंज करूंगा। ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, अगर इसमें दे रखा है कि जेना डायोड है, तो जेना डायोड के पैरेलल में दे रखा है 2 किलो ओम, और जेना डायोड का जो वोल्टेज है वो 6 ओम है। तो चूंकि पैरेलल में है और 6 ओम और 6 वोल्ट है, जेना डायोड का जो पोटेंशियल है, तो उसके पैरेलल में 2 किलो ओम है, तो इसमें भी सेम वोल्टेज होगा। सेम वोल्टेज होगा तो मैंने आई निकाल लिया, आई इजकल टू वी बाई आर से, और 3 मिली एम्पियर मैंने मार दिया। और मैं जब घर आके देखा तो भाई क्या ही है इसमें, 2.85 दे रखा है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन मुझे पच नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग जो फिजिक्स पढ़े हैं उसका क्या मतलब हुआ? ऐसा हो नहीं सकता ना। फिर अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग गलत फिजिक्स पढ़े हैं। तो कहने का मतलब मैं इसको चैलेंज करने वाला हूँ 35 नंबर क्वेश्चन। भाई अगर आपने किया है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये भाई पूरा मतलब कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो मेरे हिसाब से अभी के लिए ये मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था, इजी नहीं था बिल्कुल भी। मतलब इजी तो कुछ क्वेश्चन थे लेकिन मॉडरेट था। टफ
टफ के लिए अगर देखा जाए तो 5-10 क्वेश्चन के लिए मैं टफ नहीं बोलूँगा, मॉडरेट बोलूँगा मैं मेरा ये ओवरव्यू यही रहा है। और अगर बात की जाए तो मैं अपना थोड़ा सा और स्टेबल करूँगा, जैसे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर मैं थोड़ा काम करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी वीक है अभी, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो गलत हो जा रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के। और फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है उसको भी मैं सही करने वाला हूँ, क्योंकि उसका भी स्क्रू गेज आया था, मुझसे छूट गया, और एग्जाम में भी आएगा ये कोई ना कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल फिजिक्स से। तो मैं ये इस पे काम करने वाला हूँ। और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे पेपर मॉडरेट लगा था। और वो टिप्स जो मैं आपको बताने वाला था, तो मैंने क्या किया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक में है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और DNF ब्लॉक ये अच्छे से तैयार किया था, और इसके साथ साथ सॉल्ट एनालिसिस भी तैयार किया था। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए थे मेरे, मतलब बहुत अच्छे से सही हो गए थे। और ऑर्गेनिक में मैंने NCERT का जो एग्जाम्पलर है और वो पीछे का एक्सरसाइज है उसको कर रखा है। तो ऑर्गेनिक में मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे वो मेरे क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो इस तरह से मेरे 9 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए, जो मुझको 30 से 40 नंबर का जंप मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, और आप भी अपनाइएगा, बिल्कुल आपको फ़ायदा जरूर करेगा, क्योंकि मुझे तो किया है। और इस वीडियो में इतना ही। और अगर ऐसे ही चाहते हैं कि आपको अच्छे से रिव्यू मिलता रहे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और मैं तो यही करूँगा कि भाई थोड़ा सा मोटिवेट रखना अपने आप को, क्योंकि मैं भी अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब आ रहा है असली लड़ाई अब चालू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल।